Good morning, everyone. So, in the last class, we have covered proteins, right? And today we are going to start the last part of biomolecules, that is enzymes. Okay. बेटा लास्ट क्लास में जब हम एंजाइम्स पढ़ रहे थे और हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात करी थी, वहाँ पर ये नेम आया था। ये नेम हम लोगों ने उस टाइम पर उतना एक्सप्लेन नहीं करा मैंने, या इसके बारे में उतनी बातें नहीं करी। इसलिए नहीं करी बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो हर बच्चा अपनी लाइफ में सुना होता है। एंजाइम्स ऐसा कोई नया वर्ड नहीं है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एंजाइम्स। आप ये वर्ड जो है बेटा, ये सुने हुए हैं वर्ड्स आपके लिए, ठीक है। तो अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो बेसिकली किसी भी बच्चे से अगर पूछा जाता है तो वो बोल देता है कि एंजाइम्स जो है वो क्या है, इट इज़ अ बायो कैटलिस्ट, ठीक है। अब बायो कैटलिस्ट बोल रहा है तो भाई बायो कैटलिस्ट क्यों बोल रहा है? बिकॉज मेनली जो हम एंजाइम्स के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं वो अपनी बॉडी में पढ़ते हैं या फिर प्लांट्स में पढ़ते हैं, मतलब कहीं भी जो लिविंग सिस्टम है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम एंजाइम्स को एक्चुअली में डील करें तो बेटा हम एंजाइम्स को कहते हैं कि जो भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब बेटा हम बोल रहे हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल किस चीज को रेफर कर रहा है? ये रेफर कर रहा है कि भाई जो भी चीजें हो रही हैं वो एक लिविंग सिस्टम में हो रहा है ना, जहाँ पर लाइफ हम बोल सकते हैं कि जिसके साथ आप लाइफ एसोसिएट कर सकते हो। सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ओके, दैट वी कैन से दैट इज बायो कैटलिस्ट हम कह सकते हैं, दैट इज बायो कैटलिस्ट। अब ये बायो कैटलिस्ट क्या करते हैं हम कह सकते हैं, as it speeds up a reaction, as it speeds up a reaction, very very important, किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देना, ठीक है। अब रिएक्शन को बढ़ाना मतलब बेसिकली हम कहते हैं कि जो भी एंजाइम्स हैं हम कहते हैं दे alter the rate of a reaction. They alter what? They alter the rate of a reaction. Rate of a reaction refers to, that is, velocity of a reaction. Velocity of a reaction, very very important, ठीक है। अब बेटा अगर हम इस वेलोसिटी की बात करें या रेट ऑफ रिएक्शन टर्म की बात करें तो ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्म हो जाता है। कैसे वो भी हम पढ़ेंगे, बट बेसिकली अगर हम बोले रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब अगर रेट ऑफ अ रिएक्शन को मुझे डिफाइन करना है तो मैं बोल सकती हूँ रेट ऑफ अ रिएक्शन, सॉरी, कैन बी defined as amount of product formed per unit time or the amount of substrate utilized पर यूनिट टाइम। आप खुद सोच सकते हो बेटा ये हम क्यों लिख रहे हैं कि भाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम और द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट यूटिलाइज्ड पर यूनिट टाइम। बिकॉज जितना सबस्ट्रेट यूटिलाइज होगा ऑब्वियसली उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वली है, दोनों इक्वली। एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस टर्म कि रेट ऑफ अ रिएक्शन या तो भाई जितना प्रोडक्ट बन रहा है हम उस पर डिफाइन कर सकते हैं, या फिर जितना सबस्ट्रेट यूटिलाइज हो रहा है वी कैन टॉक अबाउट दैट। अब अगर हम फीचर्स की बात करें
फीचर्स ऑफ एन एंजाइम, फीचर्स की बात करें बेटा, तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, better to write केमिकल नेचर। अगर इसी में हम समझने की कोशिश करें कि भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस केमिकल नेचर, तो हम बोलते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था, दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा है बेटा, एक्सेप्ट राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब मान लो अगर कभी स्टेटमेंट लिखी है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस, एक्सेप्शन का कुछ जिक्र नहीं है, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। बट अगर लिखा हुआ है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट, वो सही है अगर नेमिंग मेंशन्ड है। या फिर बेटा अगर ये लिखा हुआ है दैट ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस, वो भी कवर कर रहा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और ये जो एंजाइम्स हैं जो हम बोल रहे हैं कि भाई प्रोटीनेशियस नहीं है, बेसिकली ये है क्या, अगर हम इनका नेचर देखें तो दे आर आरएनएज। ये है क्या बेटे इनका नेचर, अगर हम देखें दे आर व्हाट, दे आर आरएनएज। अब अगर हम सेकंड बात करते हैं, राइट, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं अपने एक्शन के लिए, दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो हम कहते हैं कि भाई एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फॉर अ particular substrate, every enzyme is specific for a particular substrate। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल दें, वैसे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जैसे जैसे आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे आगे। बोलते हैं बेटा जो लैक्टेज है एंजाइम, इट एक्ट्स ऑन लैक्टोज। ये जो एंजाइम है बेटा ये किस पर एक्ट कर रहा है, लैक्टोज पर, नॉट ऑन माल्टोज, माल्टोज पर ये एक्ट नहीं कर रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माल्टोज पर जो एंजाइम एक्ट करेगा उसका नाम क्या है, माल्टेज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक है। जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो बस प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेंगे, उसमें भी स्पेसिफिक। सिमिलरली बेटा जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करेंगे, उसमें भी स्पेसिफिक, जैसे लैक्टेज और अगर लैक्टोज और अगर हम माल्टोज की बात करें, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, दोनों ही आपने डाइसैक्राइड में पढ़ा है। बट दोनों पर क्या सेम एंजाइम एक्ट करता है, नहीं। आपने ये पढ़ा भी है, दोनों के जो बॉन्ड्स हैं वही डिफरेंट है, इसीलिए जो एंजाइम्स भी हमें चाहिए वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट। अब अगर हम थर्ड बात कर रहे हैं, दैट इज एफिशिएंसी। बेटा अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी के टर्म्स में हम क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द rate at which product is formed, that is टर्नओवर नंबर। तो हम बोलते हैं कि ऑब्वियसली बेटा मतलब जितना प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं द टर्नओवर
number is high, the efficiency the efficiency is better. Obviously, बेटा किसी भी एंजाइम को हम तभी ज़्यादा एफिशिएंट बोलेंगे जब ऑब्वियसली वो कम ड्यूरेशन में ज़्यादा प्रोडक्ट हमें देगा. जो जितना ज़्यादा देगा उसको हम उतना ज़्यादा एफिशिएंट कहेंगे. एंड दैट डिपिक्ट्स दैट, ये जो वैल्यू जो हम एफिशिएंसी टर्म बोल रहे हैं, दैट एक्चुअली डिपिक्ट्स दिस. फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें, दैट इज अनऑल्टर्ड स्टेट. अब ये जो वर्ड हम बोल रहे हैं बेटा, अनऑल्टर्ड. अनऑल्टर्ड मतलब समथिंग दैट डज नॉट गो एनी चेंज. अनऑल्टर्ड, दैट बेसिकली रेफर्स टू नो चेंज. अब यहाँ अगर हम देखें तो हम कहते हैं द एंजाइम remains unchanged after a chemical reaction. मतलब कोई भी अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं उसके बाद वो क्या रहता है बेटा, इट रिमेन अनचेंज. उसमें कोई चेंज नहीं आता उसके स्ट्रक्चर्स में. दैट्स वाई very small amount of enzyme can convert a large amount of substrate into प्रोडक्ट. वेरी वेरी, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई सिंस एंजाइम जो है वो बेटा रीयूटिलाइज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ बीइंग लाइक कंटिन्यूअसली इट इज़ बीइंग यूज्ड. ऐसा नहीं है कि वो यूज नहीं हो सकता. ठीक है. अब यहाँ पर तो हम एंजाइम्स और स्पेसिफिकली हम उन एंजाइम्स की बात कर रहे थे विच आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. बट ऑब्वियसली अगर हम नेचर में देखें तो बेटा हम केमिस्ट्री में ही ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं जहाँ पर आप टर्म सुनते होंगे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट. ठीक है. अगर आपने नहीं सुना है तो आगे की पढ़ाई में आप सुनोगे. जैसे कोक की प्रोडक्शन है या जो लाइक आयरन ओर एंड और जो फर्नेस होते हैं बेटा वहाँ जो रिएक्शंस होती हैं तो हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट differ from biological catalyst as they can work efficiently at high temperature and pressure whereas enzymes cannot. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो बेटा जो भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं हमारे जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो बॉडी पे काम करते हैं. क्योंकि बॉडी पर जो भी एंजाइम्स एक्ट करें वो एक स्पेसिफिक लाइक कंडीशंस, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही एक्ट करें. ये जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं दे कैन वर्क एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. एंजाइम्स नहीं कर सकते. और अगर हम इसी में हम देखें बेटा एक्सेप्शंस क्या हैं इसके. एक्सेप्शंस टू दिस आर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स. और अगर हम बात करें, हम बोल रहे हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स बेटा. थर्मो इज फॉर हीट, टेम्परेचर, फिलिक लवर जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. ठीक है. दूसरा हम बोलते हैं बेटा वैसे और भी आपको बहुत सारे
ऐसे मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स जहाँ पर बेटा वो लाइक बैक्टीरिया जो लिव लाइक दे आर लिविंग इन हॉट सल्फर वेंट। तो ऑब्वियसली आप सोचो कि भाई जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह रहे हैं उसके एंजाइम्स भी तो उसी एक्सट्रीम कंडीशंस में वर्क कर रहे हैं ना। तो दे आर एन एक्सेप्शन टू दिस नॉर्मलिटी जो हम बात कर रहे थे कि हाँ भाई ये जो एंजाइम्स हैं दे कैन वर्क एट अ स्पेसिफिक दे कैन नॉट वर्क एट अ वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर। बट अगर वो वैसे कंडीशंस में है, अगर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स की बात करी तो ऑब्वियसली दे वर्क एट दीज पर्टिकुलर कंडीशंस। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अभी तो हमने लाइक फीचर्स की बात करी, जो बेटा हम नेक्स्ट बात करेंगे दैट इज नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। अगर हम एंजाइम की बात करें तो हम कहते हैं कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट फॉर्म्स enzyme substrate complex, which in turn forms enzyme product complex, which in turn, after a certain period of time, the product is released. Product. और फिर जो हम बात करें बेटा, हम कहते हैं कि भाई जो एंजाइम है ये फिर रीयूटिलाइज हो जाता है सिस्टम में। तो इसीलिए हमें एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उतना ही हमें अमाउंट ऑफ एंजाइम भी चाहिए, नहीं, थोड़ा बहुत लाइक एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अ सबस्ट्रेट। अब अगर हम देखें बेटा तो हम कहते हैं कि पूरे रिएक्शंस में अगर हम स्टेट की बात करें तो हम बोलते हैं कि ये एक स्टेबल स्टेट है जहाँ पर मेरा सबस्ट्रेट बना हुआ है, और दूसरा जब मेरा प्रोडक्ट बन जाता है दैट इज ऑल्सो अ स्टेबल स्टेट। ओके, एक बार जब सबस्ट्रेट बन रहा है तब हम कह रहे हैं स्टेबल स्टेट, और दूसरे ऑब्वियसली जो बना हुआ है, और दूसरी बार जब प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज अ स्टेबल स्टेट। उसके बाद की जितनी भी स्टेट हैं दीज आर अनस्टेबल स्टेट। तो अगर हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हम इसको कहते हैं इट इज अ ट्रांजिशन ऑब्लिक अनस्टेबल स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशन ऑब्लिक अनस्टेबल स्टेट। और यही वो स्टेट है बेटा कि अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो चांसेस हैं ये कि प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट बन गया ना तो चांसेस यही है कि प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। अब भाई ये होता कैसे, तो सबसे पहले एंजाइम की बात कर लेते हैं। हम एंजाइम में कहते हैं दैट एंजाइम इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्टिव साइट। एंजाइम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एन एक्टिव साइट। अब अगर हम देखें बेटा इसी एक्टिव साइट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं एक्टिव साइट एक्चुअली क्या है। तो बेसिकली हम कहते हैं बेटा इट इज अ क्रेविस और पॉकेट प्रेजेंट इन एंजाइम एंजाइम। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हम कहते हैं इट इज फॉर्म बाय फोल्डिंग ऑफ polypeptide chains, folding of polypeptide chains that crisscross itself। और अगर हम टेक्निकली देखें तो हम एक्टिव साइट को एक्चुअली में क्या कहते हैं, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ व्हाट, अमाइनो
ऐसे। अब ध्यान से देखो, अब अगर हम इसी चीज़ को समझना चाहें तो हम लोगों ने जब टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने ये बात की थी कि जो प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इतना ज़्यादा खुद के ऊपर फोल्ड हो जाता है कि बेटा जो डिस्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं, जो डिस्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं वो पास में आ जाते हैं एंड देन देयर इज सम इंटरैक्शन। मान लो यहीं पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बेटा इंटरैक्शन हो गया ये अमाइनो एसिड्स के बीच में एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस एक्टिव साइट। ये है हमारा एक्टिव साइट। तो बेसिकली एक्टिव साइट बना किस चीज़ से? जो अमाइनो एसिड्स थे वो इंटरैक्ट करे उसी से। तो अगर केमिकली हम देखें तो ये जो एक्टिव साइट है, ये जो बेटा एक्टिव साइट है, ये बेसिकली क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइम में क्या प्रेजेंट है बेटा? एक्टिव साइट। और उसी एक्टिव साइट में एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही जा करके फिट हो सकता है और अगर वो फिट हो रहा है प्रॉपरली देन दे विल फॉर्म व्हाट? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और अगर वो ऐसा बना लेते हैं तो चांसेस यही हैं कि भाई प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। जितनी भी एनर्जी हमें लगानी है वो सब बेसिकली हमें लगानी होती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने में। ठीक है, एक बार वो बन गया तो ऑब्वियसली वी विल ऑब्टेन द प्रोडक्ट। नाउ विथ सिंपल रिएक्शन देखते हैं इसी का एग्जांपल कि एंजाइम कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम देखें बेटा तो हम कहते हैं वाटर प्लस CO2 गिव्स H2CO3। H2CO3 कितनी क्या होता है बेटा? इट इज कार्बोनिक एसिड। तो वाटर प्लस CO2 कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 200 एंड मॉलिक्यूल्स पर आवर। आप खुद सोचो कि भाई विदाउट एंजाइम 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन गए। और सेम वाटर प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, द एंजाइम इज कार्बोनिक anhydrase. The enzyme is what? Carbonic anhydrase. सेम कंडीशंस में ये कितना बनाएगा बेटा? सेम कितने मॉलिक्यूल्स बनाएगा? 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। तो आप सोच सकते हैं कि भाई कितने ज़्यादा टाइम्स उसने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन एंजाइम एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन एंजाइम। तो हम कह सकते हैं कि भाई द above reaction, the above sets of reaction, sets of reaction depicts how an enzyme, how an enzyme efficiently increases the rate of a reaction. Very very important. How efficiently it increases the rate of a reaction। कितनी आसानी से ये rate of a reaction को इतने गुना बढ़ा दे रहा है ना? जहाँ भाई 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे वहां पर सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। ओके, इट इज अ वेरी लार्ज नंबर एंड इट गिव्स यू अ फेयर इनफ आइडिया कि हाँ भाई इंजाइम्स के प्रेजेंस से कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी की, दैट इज नेम्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात हम करें तो हम कहते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is needed to start a reaction। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितनी एनर्जी, और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं
बेसिकली ये हमें कहाँ से लगानी होगी, एक्सटर्नली, एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स हैं, दे लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या करते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अगर मुझे मान लो कि 10 किलो जूल चाहिए होगा एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो विद एंजाइम मुझे 1 किलो जूल ही चाहिए होगा। तो मेरे पर 9 किलो जूल एनर्जी बच गई सिस्टम से। अब ऑब्वियसली अगर सिस्टम से वो बच गई तो सिस्टम क्या करता है, उसी एनर्जी को फ्रूटफुली यूटिलाइज करता है, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, ताकि वो क्या बनाए बेटा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए। अब देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं, इसको को अगर हम प्लॉट करके देखें तो ये, तो ऑन द वाई एक्सिस देयर इज potential energy, okay, and on the x axis, and but on the x axis there is rate of reaction, okay. अब अगर हम समझने की कोशिश करें, प्लॉटिंग अ ग्राफ, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, so this is the state of a product and this is the state of a substrate. This is, अब एक और हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, सेम कंडीशंस, ठीक है। बट इफ आई हैव टू एक्चुअली मेक यू अंडरस्टैंड, तो हम इसी एनर्जी लेवल से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एंड अगर हम सेम केस, सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट, तो अगर हम इस पाथवे की बात करें तो हम कहते हैं कि दिस इज विदाउट एन एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हम कहते हैं बेटा, विथ एन एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस। और ऑब्वियसली आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे, आप उस चीज़ को प्रेफर करेंगे जहाँ कम एनर्जी लग रही है। So that's why with an enzyme state is being preferred over without an enzyme state. अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें, this particular state it is enzyme substrate complex, जो हम बोलते हैं भी बेटा ट्रांजिशन स्टेट। अगर ये अटेन कर लिया किसी भी रिएक्शन में तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा ही बनेगा। अब इस रिएक्शन को बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि आप एक ग्राफ देखो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन, और बताओ कि जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, क्या है। तो अगर हम यहाँ देखें बेटा, तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट इट इज एट अ हायर एनर्जी लेवल एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, एंड दिस पर्टिकुलर ये किस रिएक्शन को एक्चुअली में डिपिक्ट कर रहा है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ हम बोलते हैं कि सबस्ट्रेट इज एट हायर एनर्जी लेवल दैन प्रोडक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको कंपेयर करके हम बात कर सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन का। नेक्स्ट इसी सेम ही ग्राफ अगर हम बनाए बेटा, कि विद एन एंजाइम और विदाउट एन एंजाइम वाले स्टेट की अगर हम बनाए, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है एकदम स्ट्रेट लाइन बनाने में। तो अगर हम यहाँ पर रखें बेटा पोटेंशियल एनर्जी, एंड अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अब अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये देखो डिफरेंस आपको समझना है। दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें, दिस पर्टिकुलर इज सबस्ट्रेट,
और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं वो हमेशा सबस्ट्रेट के ही लेवल से मेजर होता है. इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? सबस्ट्रेट. हमेशा किसके रिस्पेक्ट में मेजर्ड होता है बेटा? सबस्ट्रेट. तो ये देखो, दिस इज वन केस. ये हम बोल सकते हैं विदाउट एंजाइम. एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी इज, ये क्या हम बोल सकते हैं बेटा? विथ एंजाइम एनर्जी इज less, and this particular state is enzyme substrate complex. तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा. अगर वैसा स्टेट आता है तो जो भी प्रोडक्ट है बच्चे वो बनेगा ही बनेगा. तो अब यहाँ पर देखो, ये जो रेट ऑफ अ रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो सबस्ट्रेट जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट पर है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट. तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन. बट हम जब बोल रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, it depicts that substrate is at lower energy as compared to product. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये जो डिफरेंट है बेटा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक का, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है. इट इज़ बीइंग आस्क्ड. ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा, आई होप आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हैं. एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो भी डिफरेंस है वो भी समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द टॉपिक दैट इज फैक्टर्स affecting affecting enzymatic activity. एक चीज़ तो आपको पता ही है कि भाई जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो बेटा ऑब्वियसली जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट हो सकते हैं, वी विल टॉकिंग अबाउट इट. तो फर्स्ट जो फैक्टर हमें देखना है दैट इज टेम्परेचर. क्या है बेटा? टेम्परेचर. तो कुछ पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे. बोलते हैं कि जो भी एंजाइम होता है, एवरी एंजाइम्स वर्क efficiently in a specific temperature range, whereas they show maximum activity. मैक्सिमम एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो कब शो करता है? एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर. मतलब ऐसे जो बेटा अगर उसने एक रेंज जो भी उसका है उसके अंदर वो अगर आ गया तो ऑब्वियसली वो अपनी एक्टिविटी शो करने लगेगा. बट जो हम बात कह रहे हैं मैक्सिमम एक्टिविटी की, मैक्सिमम एक्टिविटी वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही देता है. मैक्सिमम एक्टिविटी एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर. टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि इफ देयर इज एनी increase or decrease in the uh, temperature by 10 degrees Celsius in either direction, the direction with respect to optimum temperature, the enzymatic activity changes. इसको ज़रूर से ही ध्यान से पढ़िएगा.
कि भाई अगर किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है 10 डिग्री सी का इन आइदर डायरेक्शन, तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो भी क्या होती है, द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इट चेंजेस। हम कहते हैं कि भाई विथ एवरी 10 डिग्री सी राइज एक्टिविटी डबल्स, और दूसरा हम कहते हैं बेटा विथ एवरी 10 डिग्री सी फॉल द एक्टिविटी reduces by half। थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है इसको समझना, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जब हम एक बारी ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो दिस इज अगर हम बात करें, दिस इज बेटा एंजाइम एक्टिविटी, और अगर हम देखें दिस इज योर टेम्परेचर। अगर इसका ग्राफ प्लॉट हम करें तो बेसिकली जो ग्राफ आता है वो बेल शेप्ड आता है। क्या आता है? बेल शेप्ड है। ठीक है, ओके। तो अब ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, इसके पीछे भी वही वजह है। ये देखो, वाई एक्सिस पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एक्स एक्सिस पर क्या बोल रहे हैं हम, टेम्परेचर। ये देखो ऐसा कुछ ग्राफ है। ऐसा जो ग्राफ आ रहा है बेटा, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम एक्टिविटी वो अटेन कर रहा है, एंड दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हम इसको बोले तो हम ये क्या बोलते हैं बेटा, दिस पर्टिकुलर इट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब देखो, अब अगर हम इसके ऑप्शन में देखें तो इसके रिस्पेक्ट में अगर 10 डिग्री से राइज हो रहा है या 10 डिग्री से फॉल, 10 डिग्री से राइज मतलब कि अगर हम उसके क्लोजर जा रहे हैं, जैसे यहाँ से आप देखिए 10 डिग्री से, 10 डिग्री से ऐसे हम उसके क्लोजर जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा इंजाइमेटिक एक्टिविटी। 10 डिग्री से फॉल, ऑप्टिमम टेम्परेचर से आप दूर जा रहे हो, दैट डिपिक्ट्स द फॉल। ठीक है, सो देयर इज डिक्रीज, and this is how we obtain a bell shaped curve. This is how we obtain a bell shaped curve. Very very important, it is very very important। अब अगर हम बात करें बेटा, तो ये जो हम बोल रहे हैं विद 10 डिग्री सी राइज, तो राइज किस रिस्पेक्ट में, जब आप ऑप्टिमम टेम्परेचर के क्लोज में जा रहे हैं। फॉल किस रिस्पेक्ट में, जब आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से दूर जा रहे हैं, तो दैट इज डिपिक्टिंग द फॉल, इसीलिए डिक्रीज हो रहा है। ठीक, और हमें जो ग्राफ मिलता है दैट इज बेल शेप कर्व। अब ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस पर एंजाइम की एक्टिविटी है वो कैसे है, विल बी टॉकिंग अबाउट इट। मतलब ये जो भी टेम्परेचर है उनका है, तो दो केस यहाँ पर भी बनता है। फर्स्ट, हाई टेम्परेचर, एंड सेकेंड इज व्हाट, लो टेम्परेचर। बट अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें, तो हाई टेम्परेचर अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो एंजाइम तो ऑब्वियसली जब वो टर्शरी स्ट्रक्चर अटेन करता है तभी वो फंक्शनल है। बहुत ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। तो हम बोलते हैं कि जो हाई टेम्परेचर है वहाँ पर एंजाइम क्या होता है, द एंजाइम गेट्स डीनेचर्ड। जो एंजाइम है वो क्या हो रहा है बेटा, इट गेट्स डीनेचर्ड। और ये जो चेंज है बेटा, ये इरिवर्सिबल चेंज है। आप खुद समझिए, अगर आप मान लीजिए कभी भी आप एग को बॉईल कर रहे हैं, तो एक बार अगर वो सॉलिडिफाई हो गया तो क्या वो वापस से उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं? नो, दैट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, वहीं अगर हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सिंस वो अपने रेंज में ही नहीं आया है, तो जो एंजाइम है वो कैसा है, इट इज इनएक्टिव। एंजाइम रिमेन्स
इनएक्टिव। एंजाइम कैसा है बेटा? इट रिमेन्स इनएक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज इसका जो एक्टिव साइट है, जो बेटा इसकी एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट इज इनएक्टिव, इसीलिए जो एंजाइम भी है वो भी क्या है? इनएक्टिव। और ये जो चेंज है ये रिवर्सिबल चेंज है। क्यों? जैसे ही ऑप्टिमम कंडीशंस में आएगा ऑब्वियसली एंजाइम अपना काम करने लगेगा। So this is how the temperature, it controls, it basically controls and affect what? The activity of the enzyme. वहीं अगर हम देखें जो सेकेंड कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सेकेंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं दैट इज पीएच, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई एंजाइम वर्क्स works at an optimum pH range. नेक्स्ट हम बोलते हैं कि भाई इफ देयर इज change in pH, either decrease or increase, the enzyme shows irreversible change. एंजाइम क्या शो कर रहा है बेटा? irreversible change, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि बेटा जो भी एंजाइम हो वो एसिडिक है तो वो उसी पर्टिकुलर स्टेट पर ही लाइक एक्ट करेगा। आप अगर और डिटेल में पढ़ें तो बेटा उसमें भी हम स्पेसिफिकली बोल देते हैं 1.4 1.5, इतना ज़्यादा स्पेसिफिकेशन रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो भी एंजाइम एक्टिविटी है, एंजाइम एक्टिविटी ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एंड द पीएच ऑन द एक्स एक्सिस। वापस से इसका भी अगर आप कर्व प्लॉट करोगे इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस। इट इज द ऑप्टिमम, ये जो कंडीशन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ऑप्टिमम पीएच। ये जो कर्व है ऑब्वियसली ये कैसा कर्व है? बेल शेप्ड कर्व, इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इट गोज ऑन। थर्ड कंडीशंस जो हमने पढ़नी है फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट इज योर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। किसकी बात करें बेटा? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की। तो अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि बेटा एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, इफ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो तो हम बोलते हैं कि भाई जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, ऑब्वियसली बेटा अगर एंजाइम अवेलेबल है और सबस्ट्रेट भी है आपके पास, तो जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, है या नहीं? बट ऑब्वियसली एक सर्टेन एस्पेक्ट तक बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। सैचुरेशन भी तो कोई बात होती है ना, जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है उसी को। तो हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं? हम बोलते हैं ग्राफ इज प्लॉटेड, ग्राफ इज प्लॉटेड दैट इज velocity of a reaction on y-axis, whereas substrate concentration, on x-axis। और इस ग्राफ को बेटा हम यूज करते हैं स्पेसिफिक कांस्टेंट को समझने के लिए, इज यूज टू डिपिक्ट एंड डिफाइन मिकेलिस मेंटन
Michaelis Menten constant represented by Km, very very important. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं ताकि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो हम जो ग्राफ बना रहे हैं बेटा, हम वाई एक्सिस पर क्या रख रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन। और बेटा एक्स एक्सिस पर क्या रख रहे हैं? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए, फिल प्लॉट। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हम देखें बेटा, तो एक टाइम के बाद ऐसा कोई सैचुरेशन पॉइंट आएगा। एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर भाई हम सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा दें, बट अब वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। सो दैट पर्टिकुलर स्टेट बेटा, जब वेलोसिटी अब मैक्सिमम जितनी अटेन हो सकती थी उतनी हो चुकी है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ वी मैक्स, राइट। अब अगर आपको वी मैक्स पता है तो आप ग्राफ से हाफ ऑफ वी मैक्स भी निकाल सकते हो, वी मैक्स बाई 2, दैट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अब बेटा अगर हम इसी के रिस्पेक्ट में सबस्ट्रेट को ढूंढें कि कौन से पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर कौन से पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर भाई हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हुई है, सो दैट पर्टिकुलर थिंग रिप्रेजेंट्स द km, एंड km इज नथिंग बट, हम इसमें बात ही करते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की। तो अगर हम यहाँ पर km की वैल्यू की बात करें तो हम कहते हैं कि भाई इट इज defined as the substrate concentration at which half of the maximum velocity is attained। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोल रहा है भाई, डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोलना चाह रहा है कि वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम बात कर रहे हैं, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट जहाँ पर हमें हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑब्टेन हुई है। ग्राफिकली हम इस चीज़ को आसानी से पता लगा सकते हैं। अब आप खुद सोचो बेटा, अगर के एम वैल्यू लो है तो भाई ऑब्वियसली जितनी जल्दी हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन होगा उतनी ही जल्दी मैक्सिमम वेलोसिटी भी अटेन होगा। तो हम क्या बोल देते हैं, लोअर द के एम वैल्यू मोर द एफिनिटी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी बेटा, एफिनिटी। ऑब्वियसली अगर एफिनिटी ज़्यादा है तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, उतनी ही जल्दी हम ज़्यादा लाइक अमाउंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि भाई हाइयर द के एम वैल्यू, अगर अभी के एम वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है, तो मतलब मान लो यहाँ की जगह अगर यहाँ होता के एम वैल्यू, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए जिस पर हमें हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रही है। आप खुद सोच सकते हो। तो ऑब्वियसली ये किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, इट इज़ डिपिक्टिंग दैट affinity is very low, lesser the affinity। तो हम यही बोलते हैं कि भाई के एम वैल्यू जो है वो एक्चुअली डिपिक्ट करता है किस चीज़ को, एफिनिटी को। एंड वी टॉक अबाउट वन मोर थिंग, वी से कि दैट वैल्यू इफ के एम वैल्यू changes changes if any inhibitor is present, very very important। ठीक है, कोई भी अगर इनहिबिटर प्रेजेंट होगा तो जो के एम वैल्यू है वो क्या हो जाती है, चेंज। विच कम्पीट्स विथ, बेसिकली अगर हम देखें तो बेटा विच कम्पीट्स, और ये स्पेसिफिकली किस केस में होता है, विच कम्पीट्स विथ द substrate to bind
एट एक्टिव साइट इम्पोर्टेंट, मतलब ऑब्वियसली एक्टिव साइट के लिए compete करेगा तो भी तो होगा ही, है कि नहीं। जहां पर भी भाई कंपटीशन अगर एक्टिव साइट के लिए है तो वो डिपेक्ट वो शो करेगा कि कोई डेविएशन है केएम वैल्यू में। क्यों? क्योंकि बेटा स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होगी इनहिबिटर और सबस्ट्रेट में, तभी तो एक्टिव साइट के लिए compete कर सकते हैं। बिकॉज एक्टिव साइट इज व्हाट इट इज, अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं अगर आप ध्यान से देखें। बट जो के एम वैल्यू है, जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं, बेटा इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कि जो फैक्टर्स की हम बात करें तो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको ज़रूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी भी ज़रूर रीड कीजिएगा, बिकॉज एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है। ओके, एंड ये जो हम बोल रहे हैं कि भाई कंपटीशन हो रहा है, इनहिबिटर, ये सब सारे जो टर्म्स हैं, वो जो इसका सेकंड पार्ट है वहाँ पर हम उसको कवर करेंगे एंजाइम्स का। बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है कि कैसे स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होने से वो इफेक्ट कर सकता है बाइंडिंग को। ओके, तो आई होप जितना भी आज हमने कवर करा है, लाइक व्हाट इज द नेचर ऑफ एन एंजाइम, क्या क्या फीचर्स हैं उसके, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप नीट के एस्पेक्ट से चीज़ों को देख रहे हैं तो बेटा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर क्या शो कर रहे हैं हम, वाई एक्सिस पर क्या शो कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, वैसे पढ़ते वक्त ये लगता है कि ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो हम कभी नहीं भूलेंगे। बट वही चीज़ें फिर एग्जाम में गलत हो जाती है। प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए, ठीक है, साथ साथ में, ताकि आपको एक बेटर, लाइक हम कह सकते हैं कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिले कि कौन से टॉपिक को हमने कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, so today I'm ending the lecture at this note. All the best to all of you.